नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी, वो चूँकि चुनाव की एक जनरल चुनाव पे बातचीत कर लेना चाह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ा इस समय तो महुआ मोइत्रा का जो एक्सपल्शन है वो सबसे बड़ा इश्यू बन गया है। जी, उसके 2 पक्ष हैं जैसा लोग कह रहे हैं। एक पक्ष ये है कि भई एथिक्स कमिटी ने जिस तरह से रिकमेंड किया, जी, उसमें महुआ मोइत्रा जिनको एक्सपेल किया गया है, उनको वो अवसर नहीं दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामिन करें। दूसरा ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ एक उसमें त्रुटियां ये थी कि जिस आदमी ने की शिकायत पे और जिस आदमी के एफिडेविट पे इनको हटाया जा रहा है, उसको भी बुला के यहाँ जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, एक। और जिसने घूस दिया, जो क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि बाहर जिस तरह से गोदी मीडिया कह रही है, जिसने ये पेशकश की उसको बिल्कुल आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक लॉबी है जो ये कह रही है कि महुआ मोइत्रा का ये चाइल्डिश बिहेवियर है, जिस तरह से वो रोना-धोना कर रही हैं, शी इज़ रैंटिंग और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी कलई खुल गई है और अ, लॉगिन और पासवर्ड को दिया है तो देश की के साथ खतरा है, दोनों हैं। अ, और इधर इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी जो पहले थोड़ा रिलक्टेंट लग रही थी, अब वो पूरी तरह से महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के जरा इस पे का आपसे समझना चाहेंगे कि ये वेयर इट इज हेडेड और पॉलिटिकली इसका क्या, चुनाव की दृष्टि से इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए इसके 2 पहलू हैं। पहला एक पहलू तो जो घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है और दूसरा पहलू मेरी अपनी निजी राय से जुड़ा हुआ है। जो घटनाक्रम से जुड़ा हुआ पहलू है, जो स्पष्ट बताता है कि महुआ मोइत्रा का पार्लियामेंट से निष्कासन अपने आप में एक स्कैंडल है। और जैसे ही आप देखेंगे शुरू से इस पूरे ये घटनाक्रम की जाँच करेंगे तो आप पाएँगे कि ये पहले क्षण से तय था कि ऐसा ही होगा, उसका नतीजा यही निकलेगा। बाकी सारी चीज़ें खानापुरी की जा रही थी। और मुझे भी इसका पूरा यकीन था। और जब आप इस घटनाक्रम को देखते हैं, बारीकी से जाँच करते हैं और दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई बात ये है कि महुआ मोइत्रा के साथ जिस तरह महिला होने के नाते एक 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 जुझारू और बहुत ही वक्तृत्व कुशल सांसद होने के नाते उनके साथ जो सलूक किया गया, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह चरित्र हनन करने में महारत हासिल है। और इस मसले में मैं पूरी तरह से महुआ मोइत्रा के साथ हूँ। और ये कोई नारीवाद का मसला नहीं है। ये तो साधारण सा मसला है। जब आप महुआ मोइत्रा के स्तर की जो इस नारी है, आप जब उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ पे संयम नहीं बरत सकते, तो आप देश की तमाम नारियों की क्या रक्षा करेंगे? महुआ मोइत्रा कोई छोटी-मोटी स्तर की महिला तो है नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ हुआ है, वो अपने आप में लोकतंत्र के साथ एक मज़ाक है और इसको हम अगर धब्बा भी कहना चाहें तो अपने आप में कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अब आती है मेरी ज़ाती राय। क्या महुआ मोइत्रा एक आदर्श सांसद है? क्या निशिकांत दुबे को हम आदर्श सांसद नहीं मान मैं तो निशिकांत दुबे को आदर्श सांसद नहीं मानता। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा उनकी जगह ले सकती हैं एक आदर्श सांसद के रूप में? देखिए, उनके ऊपर जो एक ठोस तकनीकी किस्म का आरोप ये है कि उन्होंने अपनी लॉगिंग आईडी लॉगिंग और पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदनी को दिया। अच्छा। इसके जवाब में महुआ मोइत्रा के जो बचावकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम सांसद ऐसा करते हैं, वो अपने दोस्तों को दे देते हैं, वो अपने अपने सेक्रेटरी को दे देते हैं, कुछ सांसदों को खुद नेट चलाना नहीं आता है या उन्हें नेट से वो सहज नहीं है, तो वो दूसरों की मदद लेते हैं, तब वो उसको देते हैं। अच्छा, देखिए ये सारे तर्क यहाँ फिट नहीं होते। दर्शन हीरानंदनी महुआ मोइत्रा के दोस्त नहीं है। दर्शन हीरानंदनी एक बिज़नेसमैन है, जो कि गौतम अदानी के साथ में जिनके खिलाफ महुआ मोइत्रा लगातार बोलती हैं, गौतम अदानी के साथ में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और महुआ मोइत्रा गौतम अदानी के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, जो रिकॉर्ड पे है संसद में मौजूद है। तो जो व्यक्ति उनके खिलाफ कम्पीट कर रहा है व्यापार के धंधे में, उसको वो ये सब चीज़ें क्यों दे रही है? ये सवाल मेरे दिमाग में शुरू से है। देश की सुरक्षा और रक्षा का खतरा, ये तो बकवास है, जो तमाम मोदी गोदी मीडिया के लोग करते रहते हैं, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन ये चीज़ बताती है कि आज का जो सांसद है, महुआ मोइत्रा जैसी भी पढ़ी-लिखी, वक्तृत्व कुशल, बुद्धिमान, राजनीति की समझ रखने वाली, ऊर्ध्वगामी, जिसको लगातार प्रगति हो रही है जिसके करियर की, जो अपनी पार्टी का मुख्य बड़ा चेहरा है, वो भी आप देखिए कि वो कहाँ-कहाँ आपको हॉबरॉबिंग करते हुए इस पूरे प्रकरण में दिखाई पड़ती है।
मैं इस पूरे मसले को और उनके निजी जीवन से बिल्कुल निजी जीवन पे तो कोई मैं चाहता हूँ इस पे ज़िक्र ही नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। चूँकि उनके जो बॉयफ्रेंड थे, वो इस मसले में आ गए और उन्होंने दरअसल महुआ मोइत्रा को फँसाने में प्रमुख भूमिका निभाई मतलब जो है। तो उसमें बहुत वो मामला आ गया, लेकिन मेरा मानना है कि आचरण कमेटी को और निशिकांत दुबे को, इन सब लोगों को वो मसला लाना नहीं चाहिए था इसके अंदर। वो मसला लाके इन लोगों ने अपनी नाक कटाई है और आगे भी हमेशा ये कहा जाता रहेगा। लेकिन महुआ मोइत्रा की जो समस्या है वो ये है कि कोई भी सांसद जो है वो इस दिक्कत इस जो लॉबिंग वाला मसला है मतलब जो है, इसमें इससे बचा हुआ नहीं है। हम और आप लगातार लोकतंत्र की क्वालिटी कैसे बढ़े इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। जी, भई हम और आप जब जी, पब्लिक इंडिया के बारे जी, में चर्चा करते हैं तो अक्सर हम लोगों के सवाल, हम लोग जो समस्याओं पर जो विमर्श करते हैं उसके केंद्र में यही सरोकार होता है। जी, तो ये जो समस्या है, इसमें कोई हालत ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में पता लग जाए कि ये राज्यसभा में चुना जाना है। तो आप सोचिए मान लीजिए उड़ीसा का कोई व्यक्ति है, लोगों को पता लग गया कि राज्यसभा में चुना जाना है और ये अभी हवाई जहाज से जाएगा दिल्ली में, राज्यसभा चुनाव में भाग लेगा और भाजपा या कांग्रेस या किसी बड़ी पार्टी का है, तय है इसका चुना जाना। तो हवाई अड्डे पे उतरने से अभी चुना नहीं गया है वो, सांसद बना नहीं है। तो उसकी पार्टी के लोग बाद में आएंगे उसकी अगवानी करने के लिए, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट वहाँ पहले पहुंच जाएंगे हवाई अड्डे पे। वो उसकी जी, अगवानी करेंगे, फिर उसको ले जाके वो किसी 5 स्टार होटल में टिका देंगे और उससे कहेंगे आपको कोई चिंता नहीं है, आप जो चाहो वो करने को हम तैयार हैं। जो मुश्किल हो बताइए हम करेंगे। यहाँ से लेके उड़ीसा तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो समस्या जहाँ हो आप बताइए, हम करेंगे। तो वो सांसद बनने से पहले ही किसी न किसी कॉर्पोरेट लॉबी का 1 या 2 लॉबीज़ का एजेंट बन जाएगा। और उसको इस लॉबिंग से मिलने वाली तरह-तरह की जो सुविधाएँ हैं, तरह-तरह की जो अय्याशियाँ हैं, मैं अय्याशी को उस टर्म में नहीं देखता फ़िल्मों में दिखाई जाती है कि वो कैबरे हो रहा है और दारू पी जा रही है, मैं उस संदर्भ में नहीं देख रहा हूँ मतलब है। वो सारी की सारी उसको प्लेट पे रख के उपलब्ध है। उसको बोलने का भी फ़ायदा मिल रहा है और ना बोलने का भी फ़ायदा मिल रहा है। दिल्ली में ऐसे न जाने कितने लोग हैं, जिनको कॉर्पोरेट लॉबीज़ हर साल एक बधी-बधाई रकम देती है। क्यों देती है? इसलिए देती है कि अगर जब कि वो उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं बस। पक्ष में बोलने के लिए नहीं देती। ऐसे बहुत से वकील हैं जिनको कॉर्पोरेट लॉबी साल में 3-3 4-4 5-5 करोड़ रुपए की रकम देती है। साथ में ये होता है कि हमारे खिलाफ वो मुकदमा लेंगे नहीं। इसी तरह सांसदों के साथ है। उनके किचन एक्सपेंसेस बंधे हुए हैं। ये महुआ मोइत्रा तो इस मामले में थोड़ी मुझे बेचारी भी लगती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के कारण इस चक्कर में फँस गई। लेकिन सब लोग आप निशिकांत दुबे की इतिहास आप जानते हैं? तो सब लोग पूरा का पूरा जो जिसे कहते नहीं अवा का अवा बिगड़ा हुआ है। जी, कुएँ में जी, जान पड़ी हुई है और जी, सारे के सारे सांसद जो हैं, वो किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया में फँसे हुए हैं। तो पूरा का पूरा लोकतंत्र कॉर्पोरेट लॉबिंग का शिकार हो गया है और कॉर्पोरेट शक्तियाँ ही इस लोकतंत्र की चालक शक्ति बनती जा रही जी। प्रोसा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हैं। जो कॉर्पोरेट लॉबी की बात है, एक एक बहुत साधारण सी चीज़ है और जो 90% के ये 3-4 हज़ार रुपए की टैक्सी होती है और हुँ, मतलब मैं कम से कम अफ़सरों और नेताओं को जानता हूँ 90% दूसरे शहर में जाके उनको अगर कोई गाड़ी उपलब्ध करा दे, तो उससे बड़ा उनका कोई वो नहीं होता है कि गाड़ी मिल गई और वो 2-3 हुँ, हज़ार रुपया होता है, 3 हज़ार, हुँ, 4 हज़ार और उससे वो कंट्रोल ये करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन मैं हुँ, एक चीज़ ज़रा एक इसी पे महुआ मित्रा का खत्म करने से पहले एक चीज़ समझ लूँ। हुँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये भी एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि अगर अडानी के लिए आप कुछ बोलेंगे तो अभी महुआ मोइत्रा को सजा भी दिलवाई जाएगी, उनको कुछ 3 साल की सजा होगी जिससे वो अगला बिल्कुल। इलेक्शन भी अगला क्या अगले के अगला क्योंकि वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक वो रहता है तो हुँ, 9-10 साल के लिए वो अयोग्य हो जाए। तो हुँ, ये एक एक ये भी है कि आपने अडानी के अगेंस्ट बोला तो वो सेट किया और साथ में वही एथिक्स कमेटी वही पार्लियामेंट किस मुंह से बिदुड़ी वहां बैठ के वो भी वोट दिए हैं। हुँ, बिदुड़ी जी ने भी वोट दिया है कि इनका एथिक्स ठीक नहीं है। मैं हुँ, हुँ। एक तो इस पे जरा एक बहुत छोटा सा वक्तव्य आपका। नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जैसे कि संजय सिंह जेल में क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो पूरा केंद्र सरकार ने वेंडेटा चला रखा है, तो केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को कानून के ज़रिए नष्ट करने का जो अभियान चला रखा है, उस अभियान के पीछे यही मसला है।
अगर अदानी मोदी वाले मसले के ऊपर आम आदमी पार्टी एक आक्रामक रुख न अख्तियार करती, अगर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में वो अपना मशहूर वक्तव्य न दिया होता, अगर संजय सिंह ने लोकसभा में मोदी के भाषण के समय लगातार नारे न लगाए होते, हैं, तो ये मेरा तो मानना है कि उसमें मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी नहीं होती, संजय सिंह की तो होती ही नहीं गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं होता, मतलब इसके अंदर इसी तरह राजनीति चलती रहती। लेकिन चूंकि मोदी अदानी वाले मसले के ऊपर इन लोगों ने एक समझौताहीन संघर्ष का रास्ता अपनाया, इसलिए इन सब लोगों को लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा है और लगभग ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि ये पार्टी ही नेस्त नाबूद हो जाए। जी, जी, ये जी। जो भी इस मसले के ऊपर एक संघर्षपूर्ण रुख अख्तियार करेगा, समझौता नहीं करेगा। देखिए, बहुत मैंने कितने पत्रकारों से सुना है, एक ऐसे कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो बहुत से पत्रकारों ने जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उसके बारे में खूब बोले, खूब तथ्य पेश किए, कार्यक्रम किए जम के, हैं? कई-कई शो किए उसके ऊपर। तो उसमें गौतम अडानी ने सबको चेक किया, भाई कौन है जो मेरे खिलाफ जा रहा है? फिर उन्होंने खूब सोच समझ के उनके पास खबरें भिजवाई कि आप उनके आदमी ने फ़ोन किया कि गौतम भाई आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, दिल्ली रुकते हुए जाना था, वो आपके बड़े प्रशंसक हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कुछ लोग मिलने गए होंगे, कुछ लोग नहीं मिलने गए, हैं। तो ये कई तरीके से होता है। मैं तो ये जो है आपके प्रणंजय गुहा ठाकुर था, जी, निजी जी, तौर पे एक दिन लंच पे इनसे एक लंबी बातचीत की, अभी नहीं काफ़ी दिन हो गए इस बात को। जी, तो इनकी सारी किताबें भी मेरे पास हैं, हिंदी में भी सारी जी, किताबें प्रकाशित हुई है इनकी। तो उन्होंने पूरा मुझे बताया किस तरह गौतम अडानी ने मिलके उनके साथ बातचीत की। मतलब देश जी, का सबसे बड़ा पूंजीपति अ, जो दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में से एक है, वो किस तरीके से एक लेखक और पत्रकार को जो मुख्य तौर पर एक शोध करता है, उससे बात करता है, वो अपने आप में बहुत ही रिवीलिंग, मतलब बहुत अ, नई समझ देने वाला है कि कारपोरेट लॉबी किस तरीके से काम करती है, वो अपने विरोधियों से कैसे निपटती है। जी। वो साम, दाम, दंड, भेद, ये जो 4 चीज़ें हैं, इनका अगर आपको कहीं एक साथ लचीले ढंग से इस्तेमाल होते हुए देखना है, तो आपको वो कारपोरेट लॉबी के इन एक्शंस में देखना चाहिए। जी। मैं एक प्रोफ़ेसर साहब आपने एक बात क छेड़ दी है तो मैं उस पे एक छोटी-सी बात कर लूँ। संजय सिंह के रेफ़रेंस में या इस तरह के लोग देखिए ये लोग राजनैतिक बंदी हैं और भई इस देश का कानून तो वो धाराएँ तो सीआरपीसी की ही लगेंगी। जेपी हुँ, भी अगर बंद किए जाएँगे तो सीआरपीसी लगेगा। जेपी हाँ, के ऊपर और कौन-सी धारा लगेगी? अब मैं व्यक्तिगत उससे बता रहा हूँ, मैंने फ़ोन किया संजय सिंह के यहाँ किसी को कि भई मानवता के नाते उसके नाते एक बार संजय सिंह से ज़रा जेल में जाके मुलाकात कर ली जाए। हाँ, तो जो भी सज्जन कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि वहां पे उनको जैसे आम प्रिजनर हैं वो मॉनिटर किया जा रहा है कि मैं हफ्ते में 2 ही लोग या 1 ही आदमी इस तरह से मिल सकता है तो घर ही वाले उसमें मिल रहे हैं क्योंकि पत्नी या वकील जाके मिल रहा है तो उनसे मिलना है तो आके कोर्ट में मिलने में ज्यादा आसान है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं, मेरे घर में बहुत से लोग जेल गए हैं पॉलिटिकल उसमें, लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं किया था अरे भाई जिसको मिलना है बस। पॉलिटिकल कैदी का यही एक होता था कि उससे रोज जाके कोई मिलना चाहे मिलने, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। मैं इसको भी आपके मतलब माध्यम से दर्शकों देखिए, को जब बताना मैं चाह रहा अंग्रेजी उसको कहते हैं टीज़, जब मैं 20 साल का भी नहीं हुआ था, तभी मैं जेल चला गया था इमरजेंसी में। हूँ। जी, मेरे पिताजी भी जेल चले गए थे, मेरी दाढ़ी-मूंछ ही इमरजेंसी में लगी है, मैंने बीए पार्ट का इम्तिहान भी जेल में दिया है, जेल में दिया है। तो उसके बाद भी मैं जनता पार्टी शासन काल में 2 महीने जेल रह आया था एक आंदोलन में। तो मैं तो अक्सर जवानी के शुरुआती दिनों में मैं कई बार जेल गया। तो जी, और मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो तो वर्षों-वर्षों उन्होंने जेलों में गुजारी। जी, तो वो ये तो हम सब आप जो कह रहे हैं वो हम जानते ही हैं मतलब इस बात को, हैं। जी, यहाँ पे जी, समस्या बिल्कुल दूसरी है। यहाँ पे समस्या ये है कि सीआरपीसी की जो मामूली धाराएँ होती हैं, उनमें उन लोगों को जेल नहीं भेजा गया है। कहीं संजय सिंह के खिलाफ तो मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है, पीएमएल क्या वो पीएमएलए कानून होता है, जी, वो जी, हाँ, वो कानून लगा है उनके ऊपर, हैं। और इसी तरीके से बहुत बड़ी ये सब कानून बना दिए गए हैं और इन कानूनों के तहत एक बार जब सरकार ये कानून किसी के ऊपर भी लगा देती है, तो फिर अदालतें आपको कोई भी राहत नहीं देती हैं। इन कानूनों के लगाना ही अपने आप में अदालतों के लिए एक संदेश है कि इस व्यक्ति को जमानत मत देना। जी, इस जी, व्यक्ति को जमानत तभी मिलती है जब सरकार सोचती है इसको छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। अब इसको छोड़ जी, देने में ही लाभ है। जी, जिस दिन सरकार ये सोचेगी, पल भर में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सब लोग बाहर आ जाएँगे।
जी, जी। तो साहब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये अभी तक 3 चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी को अपॉइंट करने हैं नहीं फाइनल हो पा रहे हैं। उसमें से शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार दौरे पे हैं मध्य प्रदेश के और वो उन सारी सीटों पे जा रहे हैं जहाँ पे भाजपा चुनाव हारी है एमएलए में। और वो एक चीज़ वक्तव्य लगातार कह रहे हैं, उनका कल का वक्तव्य है, वो कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य 2029 में मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाना है। 2024 में तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, उसी के लिए दौड़-धूप कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही धीरे से सटल वे में वो अपने को ऑलरेडी ये बना दिए हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा ही बनूंगा और फिर मेरी जिम्मेदारी 2029 तक की है। मैं जरा शिवराज सिंह चौहान का ये जो चाल है ये कितनी कामयाब होगी नहीं होगी एक वक्तव्य इस पे भी ले लूं आपसे। देखिए, 3 पुराने नेता रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, इनमें केवल शिवराज सिंह चौहान के पास ही एक आउटसाइड चांस है मुख्यमंत्री बनने का। क्योंकि देखिए, ना रमन सिंह ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे। वसुंधरा जी राजे ने 5 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभाई। शिवराज सिंह ने निभाई और बीच में वो सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे। वो ही अकेले निवर्तमान मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में जितना प्रचार अकेले शिवराज सिंह चौहान ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। उन्हीं की भाजपा की जीतने में उनकी बनाई हुई योजनाएँ वगैरह सब चीज़ों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, धीरे-धीरे मेरी राय उनके बारे में ये बनती जा रही है कि वो जननेता भी हैं और साथ में बड़े कलाकार किस्म के जी पॉलिटिशियन हैं। और जी वो मतलब जो जिस तरह की बातें बोलते हैं, सब बड़ी सुचिंतित किस्म की बातें होती हैं। पहले तो मुझे थोड़ा-सा उनको देख के अचकचा हो जाता था मैं उनकी बातें सुन के। लेकिन अब मैं सोचता हूँ उनकी बातों में राजनीतिक अर्थ होते हैं। जी ये वसुंधरा राजे उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ रमन सिंह उनके पास आस-पास भी कहीं नहीं फटक सकते इस कुशलता में। तो अगर जी कोई सर्वाइव करेगा, मतलब मोदी मोदी ने जो परिवर्तन का रुख अपना रखा है, अगर कोई इसमें दोबारा वापसी कर सकता है, हालाँकि वो भी मैं आउटसाइड चांस में बहुत मामूली ही संभावना मानता हूँ इसकी भी। तो वो जी शिवराज जी सिंह चौहान ही है जी और शिवराज सिंह चौहान के बनाने से मुझे लगता है कि भाजपा को मध्य प्रदेश में लाभ भी होगा। जी उनको मैं मजबूत एक चीज और देखिए उनको जी अगर हटाया जाएगा, उनको हाँ हटाए जाते ही भाजपा के सामने एक मजबूरी आ जाएगी कि वो एक ओबीसी को हटा के ओबीसी को लाए। तो उसमें मुझे जी लगता है कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि खुद लोधी जाति के हैं, उनके उनकी उनकी संभावनाएँ बहुत मुखर हो जाती हैं। और वो व्यक्ति के तौर पे भी दिलचस्प अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों से बर्ताव करते हैं। वो एक तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक लंबी पारी खेल सकते हैं। जी जी मैं एक चीज और प्रोफेसर साहब आपसे समझूं। अभी एक कांग्रेस के एमपी साहब हैं धीरज साहू जी हैं हाँ, झारखंड से लेकिन मूल रूप से उनका कारोबार जितना है वो उड़ीसा में और यहाँ पे शराब वराब का कारोबार है। उनके यहाँ से 200 करोड़ रुपए मतलब वो पूरी अलमारी दिख रही है और उसको मोदी जी खुद बिल्कुल आईटी सेल के एक फ्रंट लाइन मैनेजर की तरह उसको लगा के मीम बना के और एक ये कर रहे हैं ये देखिए भाई इतना है और मैं तो सबका पैसा निकालूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये चूंकि कांग्रेस के हैं ये प्रोटेक्टेड ग्रुप में नहीं है बीजेपी के जो सांसद हैं उनके यहाँ भी इस तरह के पैसे तो होंगे ही होंगे। ये कुछ अजीब सा इतना पैसा 200 करोड़ रुपए ऐसे रखे हुए हैं मतलब रेजगारी की तरह। मैं एक एक वक्त तक ये कहाँ जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनके लिए 200 करोड़ रुपए थूकने के समान है। ये तो हम आज की तारीख में जबकि ग्लोबलाइज़ेशन और एक बड़े एक बड़े मुकाम तक आ चुका है। मुझे ध्यान है 90 के दशक में जबकि भूमंडलीकरण की शुरुआती हुई थी, तो एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था जहाँ पर एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति, मुख्यमंत्री थे नहीं उस वक़्त वो, लेकिन वो मुख्यमंत्री रह चुके थे और मुख्यमंत्री कभी भी बन सकते थे। वो बैठे हुए थे और उनके एक ऐसे सलाहकार बैठे हुए थे जो बहुत ही शोहरत याफ़्ता थे सलाहकार, जो उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करते थे, उनको फ्रांस ले जाते थे, उनको अ, स्विट्ज़रलैंड ले जाते थे वगैरह-वगैरह मतलब क्यों उनको इसीलिए उनकी उसमें वो उनका महत्व बढ़ा था मतलब जो है। तो उन दोनों की बातचीत कुछ ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उन दोनों की बातचीत मैंने ओवरहियर की मतलब। तो एक फ़ोन आया, तो उस फ़ोन पे फ़ोन वाले ने कहा कि साहब देखिए हमारी पूरी गोदाम में आग लग गई। तो उन्होंने पूछा जो राजनेता थे, उन्होंने पूछा कितना नुकसान हुआ? तो उसने उधर से बताया हो गया साहब करीब 150 करोड़ का नुकसान हो गया।
तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आधा हम भर देंगे। आप सोचिए, ये मैं बात बता रहा हूँ 90 के 96, दशक की। 97, 98 की। जी। हाँ, तो जब आप सोचिए कितना पैसा है, कितना पैसा काले धन के रूप में मौजूद है, कितना पैसा सफेद धन के रूप में मौजूद है। ये कोई, देखिए, इस पैसे की कोई सीमा नहीं है। एक वो ज़माना था जबकि ललित नारायण मिश्रा को जो रुपए आते थे, मिलते थे, उसमें ललित नारायण मिश्रा 100-100 के नोट मैडम को दे देते थे और 10-10 के अपने पास रख लेते थे। भ्रष्टाचार का एक तो वो स्तर था 70 के दशक में, और भ्रष्टाचार का ये स्तर है। तो भ्रष्टाचार का स्तर तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। और जो टैक्स अवॉइडेंस है, यानी टैक्स चुरा के जो पैसा बनाया गया है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। जी। और जी। सब लोगों के पास बहुत-बहुत पैसे हैं हिंदुस्तान में। जी। उस पैसे को मैं रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था के चक्र में लाना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं है। ये तो जी। इत्तेफाक की बात है, वो पकड़ गया, नहीं पकड़ा जाता तो ऐसे ही पड़ा रहता उसका पैसा। जी। मैं इन दर्शकों को बस याद दिला दूं और अगले प्रश्न पे आ जाऊं कि नरसिम्हा राव को हर्षद मेहता के ये कहा गया था, आरोप ये था कि 1 करोड़ रुपया हाँ। घूस दिया था। 1 करोड़ रुपया, और वो भी शायद 2 किश्तों में दिया था। एक किस्त में और था कि एक सूटकेस में नहीं आ सकता है। वो खैर, हर्षद मेहता का मैंने खुद भी देखा था वो। हर्षद मेहता जी। बता रहा था कि मैं बिग बुल, लोगों ने कहा बहुत बड़ा सूटकेस है, आपने उठाया कैसे होगा? पत्रकारों ने पूछा। तो उसने कहा आप एक तो बिग बुल कहते हैं, फिर आप मेरी क्षमता पर संदेह करते हैं कि मैं एक बड़ा सूटकेस 1 करोड़ रुपए भरा नहीं उठा सकता। जी। जी। खैर, अब प्रो साहब, एक चलते-चलते एक अंतिम एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि खड़गे साहब एज़ कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने 2 साउथ के राज्य को ठीक से डिलीवर किया। उन्होंने कर्नाटक बहुत अच्छा उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, और तेलंगाना। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये जो हिंदी पट्टी है, उसके लिए अभी इंडिया अलायंस या कांग्रेस के पास कोई मुफीद इस तरह का खड़गे जी जैसा चेहरा नहीं है, क्योंकि शायद खड़गे जी उस तरह से नॉर्थ में नहीं चल पाए हैं। मेरे पास एक सामने लिस्ट है, 9 राज्यों की है। मैं जल्दी से पढ़ दूं। मध्य प्रदेश, जिसमें बीजेपी के कितने सांसद आए हैं, उसमें मध्य प्रदेश में 29 में 28, ये 2019 के चुनाव के हिसाब से है। मध्य प्रदेश में 29 में 28, छत्तीसगढ़ 11 में 9, राजस्थान 25 में 25, गुजरात 26 में 26, हरियाणा 10 में 10, हिमाचल प्रदेश 4 में 4, दिल्ली 7 में 7, उत्तराखंड 5 में 5, और उत्तर प्रदेश 80 में 64। कुल 197। उसमें से 197 सीट में 178 सीट बीजेपी के सांसद हैं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये हिंदी पट्टी आज भी लग रहा है कि वैसे ही खड़ी हुई है बीजेपी के पीछे। तो क्या देखिए, खड़गे जी के जितना अलावा। मेरी थीसिस तो ये बनती जा रही है कि मोदी जी जब भी संकट में होते हैं, विपक्ष उनकी मदद करता है और संकट से निकलने में। उन्हें बाउंस बैक करने का मौका विपक्ष देता है। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अ, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की पराजय है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश तो 100% अपनी ही गलतियों के कारण हारा है, और छत्तीसगढ़ भी, और उसमें कांग्रेस आला कमान की भी भूमिका है। कांग्रेस आला कमान को जो भूमिका निभानी चाहिए, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। दूसरे, कर्नाटक चुनाव की रोशनी में हिंदी पट्टी के राज्यों को देखना एक सबसे बड़ी गलती है जो कांग्रेस कर चुकी है। कर्नाटक में देखिए, भाजपा भाजपा से भी ज्यादा बड़ा संगठन कांग्रेस का है, हमेशा से रहा है। कांग्रेस का ज्यादा प्रचार प्रसार है। वो चुनाव भी हारती थी तो भाजपा से ज्यादा वोट उसको मिलता था, कांग्रेस को। आप ऐसी स्थिति ये उत्तर के और पश्चिमी भारत के राज्यों की नहीं है। वहां भाजपा हर तरह से शक्तिशाली है। भाजपा के पास सबसे बड़ा एक सोशल ब्लॉक है, जो 10 साल में लगातार उसने कोर वोट बन गया है उसके अंदर। तो वहां पर उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसको वेधने के लिए जो प्रयास करने चाहिए इनको, वो तो उसका तो 10% भी करते हुए नहीं दिखते। तो वहां तो भाजपा जरा सा ही चूकेंगे, भाजपा इनको ठिकाने लगा देगी। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, उन्होंने 80 में 64 सीटें जीती थी। मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये लोग संभले नहीं और ठीक से अलायंस नहीं किया, तो अगली बार 10 सीटें भाजपा की बढ़ के आएगी, 74 सीटें आएगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, नहीं, मैं भी मानता हूं इस बात को। मैं भी ये तो क्या मानता हूं कारण, कि मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि भाई उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव को वोट क्यों देंगे, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, बीएसपी को वोट क्यों देंगे लोग? उनकी अपनी बिरादरी के वोट मिल जाएंगे।
कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी तक अपना चुनाव वहां से हार सकती है। तो 10 सीटें तो सीधे-सीधे भाजपा वहां से बढ़ाएगी अपना वहां से। तो बिल्कुल वहां नतीजा वैसा होगा, दिल्ली विधानसभा का नतीजा 2015 में आया था, बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, बाकी सब आम आदमी पार्टी जीती। ऐसा लोकसभा का नतीजा होगा उत्तर प्रदेश का, अगर यही स्थिति चलती रही। हाँ, अगर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने अलायंस कर लिया अपने आप में, तो ये टक्कर देंगे, वहां से ये 30-40 सीट छीन सकते हैं बीजेपी से। जी, जी, वो गेम चेंजर होगा। जी। क्योंकि मैं प्रो साहब एक चीज बता दूं, ये जो 9 राज्य मैंने बोले उसमें से 7 राज्य में सीधे-सीधे कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे कोई और नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में एक कोई नेता तो इस, जैसे खड़गे साहब आ गए हैं, वो एक अच्छा फेस है, असर्टिव हैं, ठीक से करते हैं, बातचीत होती है सबसे, उनका संपर्क है। क्या कोई हिंदी भाषी प्रदेश के लिए भी कोई नेता की जरूरत इस समय लग रही है, उस तरह के फेस की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी खुद ही उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते रहे हैं, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ती रही है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, मायावती उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी नेता रह चुकी हैं, अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़े नेताओं की आवश्यकता, बड़े नेताओं की कमी नहीं है। अगर मैं तो कह रहा हूं, केवल बाकी और जगह को छोड़ दीजिए, केवल उत्तर प्रदेश में ये लोग अपना कील कांटा दुरुस्त कर लें, तो ये लोकसभा चुनाव में भाजपा को डेंट कर सकते हैं। जी, जी, लेकिन मुझे संभावना इसकी कम लगती है। जी। क्योंकि मैं चलते-चलते एक चीज बात और कह दूं, हर व्यक्ति का एक, जनरली मैं भी उसमें हूं, मतलब मेरा भी ओपिनियन है कि भाई प्रियंका गांधी उस हार के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किया, मुंह नहीं दिखाया, आई नहीं। फिर मुझे कभी लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान है, वो अगर मिजोरम जैसे राज्य में जाने में उसको दिक्कत होती है, उसको मणिपुर जाने में दिक्कत होती है, जब जब स्टेट उसके साथ है, तो शायद प्रियंका गांधी को हम लोग ज्यादा रूथलेसली, कम से कम मैं बहुत रूथलेसली उनको उनका विवेचना करते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं आए, छोड़ दी, आना चाहिए था। मुझे कभी कभी ये भी लगता है। देखिए, प्रियंका जी, गांधी को उत्तर प्रदेश में बहुत समय मिला, उनको यूपी में ही लॉन्च किया गया, उनको यूपी की उन्हें बागडोर दी गई। हम लोगों को ये जांच करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय में क्या किया। जब से उन्हें लॉन्च किया गया था, उसके बाद से उन्होंने क्या किया? क्या कांग्रेस के संगठन में कोई बढ़ोतरी हुई उत्तर प्रदेश में उस वक्त, उस दौरान? उन्होंने किया क्या? क्या करती रही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में? कौन सा नया वोट उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़ा? तो क्या किया क्या उन्होंने? सवाल इस बात का है। जी, सब जी, हमारा, हम तो चाहते हैं कि वो नेता बन जाए, लेकिन वो तो खुद ही बनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे उसमें? जी, जी। चलिए, फिरोज साहब, अब अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि तब तक तीनों राज्यों को, जो जिस बीजेपी जिनको जीती है, उनको नए मुख्यमंत्री का तब तक नाम तो आ गया होगा, भले ही शपथ हो ना हो। जी, इंटरेस्टिंग होगा देखना। थैंक यू सो मच, बहुत जी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर।